जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में अणुसंघ गुणधर्म को पढ़ते हुए चले, अणुसंघ गुणधर्म में हमने आपको पढ़ाया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, फिर उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ठीक, अब का जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा है वो है परासरण दाब। और परासरण दाब को पढ़ने के लिए उसके पहले हमको झिल्लियां जो होती है, झिल्ली, हाँ भाई पॉलीथीन नहीं भाई, ये अलग प्रकार की झिल्ली होती है, हमका इसका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। झिल्लियों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम परासरण, विसरण और विसरण, परासरण और फिर आएंगे परासरण दाब पर। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और काफी बच्चे हमसे कमेंट करके पूछते थे कि सर ये चैप्टर कितने दिन का है। तो ये परासरण दाब और असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये 2 लेक्चर है प्यारे बच्चे, 2 से 3 दिन लग सकता है, बस उससे ज्यादा ये चैप्टर नहीं चलेगा। ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी कैसे, एक बार जल्दी से फटाफट बताइए, फिर उसके बाद हम क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रकाश, अमित, कीर्ति सिंह, कविता कुमारी, नंदिनी, गुड़िया कुमारी, कीर्ति, अमित कुमार यादव, साइमा, सर आप करिया लग रहे हैं। हाँ भाई क्या बताएं, काम घर वाली इतना काम करवा ली, करिया नहीं, गोरे थे तो थोड़ा सा काले हो ही चुके। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप सभी कैसे हैं और फिर उसके बाद क्लास को हम शुरू करें। ठीक है, सभी लोग बढ़िया हैं, सभी को गुड इवनिंग है प्यारे बच्चे, हम भी बढ़िया हैं दोस्त। चलिए प्यारे बच्चे, हेलो, आवाज जा रही है प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट करिएगा सभी प्यारे बच्चे। चलिए, क्लियर है प्यारे बच्चे, आवाज क्लियर है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, आवाज क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया रहा बाबू, ठीक ना लोकुश। तो चले भाई, अब क्लास को शुरू किया जाए। इतने दिन से कहाँ थे, मेरे भैया की शादी थी तो हम भाई वहीं चले गए थे। अब आपकी क्लासें डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, लेकिन अब आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी।
ठीक ना। अब आपकी क्लासें कभी नहीं बंद होंगी। क्लियर है? क्लास को शुरू किया जाए अब। जल्दी से बताइए। शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम। चलो दोस्त क्लास को शुरू करते हैं। शादी का मिठाई खिलाइएगा, अभी हम बात करते हैं भाई। ठीक है। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था चंचल, इसीलिए प्यारे बच्चे हम थोड़ा सा देख रहे थे, बाकी अब क्लियर है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, उसमें हम झिल्लियां पढ़ेंगे। ठीक है। और जब झिल्लियां हमारा समाप्त होगा तो विसरण, परासरण और साथ में हम पढ़ेंगे परासरण दाब। तो सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाइएगा झिल्लियां। झिल्लियां होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक ना। झिल्लियां होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं झिल्लियां की, ठीक ना, अगर हम झिल्लियों की बात करते हैं तो अगर आपकी त्वचा है तो त्वचा के नीचे एक लेयर, बहुत पतली लेयर पाई जाती है, इसे भी त्वचा बोलते हैं ना। तो त्वचा के नीचे भी एक पतली परत होती है ना, तो उसे पन्नी के रूप में आप कर सकते हैं। या फिर काफी बच्चे अगर अंडा खाते होंगे तो अंडा जब छीलते होंगे तो उसके ऊपर का जो आवरण होता है, सफेद वाला आवरण है ना, सफेद वाला जो आवरण होता है वो उसके नीचे भी एक पतली लेयर निकलती है। या फिर आप अंगूर खाए होंगे तो अंगूर का जब हरा वाला भाग निकालते होंगे तो उसके नीचे भी एक पतली हल्की लेयर होती है। ठीक ना। तो उसी को हम झिल्ली बोलते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। तो किसी ठोस या द्रव की जो सबसे पतली लेयर होती है उसी को हम झिल्ली बोलते हैं। ठीक ना। अब सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब चलिए हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है भाई। तो किसी ठोस या द्रव की सबसे पतली परत को झिल्ली कहते हैं। परत को झिल्ली कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, किसी ठोस या द्रव की जो पतली परत होती है, सबसे पतली परत, उसी को हम क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। अब ये झिल्लियां क्या होती हैं, ठीक ना। अब झिल्लियों के बारे में हमको पढ़ना है कि झिल्लियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी झिल्लियां होती हैं। यहां पर लिखेंगे ये 3 प्रकार की होती है, उसी के आगे सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे ये 3 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट है झिल्लियां। झिल्लियों के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो आगे का जो परासरण, विसरण और परासरण दाब है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये 3 प्रकार में जो सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम, सबसे पहला प्रकार है जिसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चे पारगम्य झिल्ली। दूसरा जो इसका अगला प्रकार होगा प्यारे बच्चे उसे हम बोलेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। और इसका जो तीसरा प्रकार होगा इसे हम बोलेंगे अपारगम झिल्ली। इन तीनों प्रकार को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइए। ठीक है आयशा, हम देख लेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है। क्या होता है, किसी ठोस या द्रव की जो सबसे पतली परत होती है उसी को झिल्ली कहते हैं। झिल्लियां 3 प्रकार की होती है जिसमें पारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली और अपारगम झिल्ली। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। पारदर्शी माध्यम ऐसा होता है जिसके दोनों तरफ है ना देखा जा सकता होगा, पारदर्शी माध्यम होता है ना। अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर पारगम और अपारगम का मतलब यही होता है, बस वहां पर एक देखने का जरिया होता है, देख पाते हैं कि नहीं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप सामने रखते हैं तो आप उधर की वस्तु को नहीं देख पाते, इसका मतलब वो अपारदर्शी है। लेकिन
और कोई भी उपकरण ले लीजिए जिसके माध्यम से आप उधर की ओर देख पाते हो, तो आपका पारदर्शी माध्यम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी इसको भी हम परिभाषित करेंगे, इसके बारे में भी हम आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या बनेगी प्यारे बच्चे, पारगम झिल्ली। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं पारगम झिल्ली क्या होती है। पारगम झिल्ली होती क्या है प्यारे बच्चे, वह झिल्ली जिसमें विलयन के सभी कण आर पार निकल जाएं, है ना। वह झिल्ली जिसमें विलयन के सभी कण आर पार निकल सके, उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, पारगम्य झिल्ली। तो हेडिंग हम यहां पर लिखते हैं और क्या बोलेंगे कि वह झिल्ली जिसमें किसी विलयन के सभी कण आर पार निकल जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं, पारगम झिल्ली कहलाती है। पारगम झिल्ली कहलाती है। ऐसी कौन सी झिल्ली है प्यारे बच्चे जिसमें विलयन के सभी कण आर पार आ जा सके, ठीक ना। चाहे वो विलेय के कण हो या फिर विलायक के कण, वो सभी आर पार निकल जाएं, तो उसी हम पारगम झिल्ली कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या आएगा, एग्जाम्पल इसका क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है, ठीक ना, पौधे की कोशिका भित्ति वो अपारगम झिल्ली पारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम झिल्ली की भांति व्यवहार कर सकती है, जिसमें सभी प्रकार के कण आर पार निकल जाते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी वाले सर इसके बारे में आपको बताए होंगे, वो पौधे की कोशिका भित्ति किस प्रकार से कार्य करती है। क्या आपको क्लियर है ना। बायोलॉजी वाले सर हमारे साथ ही सामने ही बैठे हैं और देख देख के मन मन मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पारगम झिल्ली आप लोग समझ चुके होंगे, वह झिल्ली जिसमें विलयन के सभी प्रकार के कण आर पार निकल जाते हो, याद हो चुका होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड प्रकार है उसे हम बोलते हैं अपारगम झिल्ली। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई। अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली क्या होगी प्यारे बच्चे, हाँ अभिषेक सर ही हैं, आयुष सर नहीं है, अभिषेक सर है। हमारे भैया को कितना दहेज मिला, दहेज मिलना जरूरी है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है। अपारगम झिल्ली क्या होता है प्यारे बच्चे, जिसमें ना तो विलेय के कण आर पार हो सके और ना ही विलायक के कण, किसी भी प्रकार के कण आर पार निकल ना पाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपारगम झिल्ली। तो वह झिल्ली जिसमें विलयन के किसी भी प्रकार के कण, किसी भी प्रकार के कण आर पार निकल ना पाए, आर पार निकल नहीं पाते हैं, अपारगम झिल्ली कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार के कण आर पार ना निकल पाए, अपारगम झिल्ली कहलाती है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको भी आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलिए एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या होंगे भाई, ठीक ना, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। सुबेरकृत कारक, ठीक ना, कारक
कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। अब बायोलॉजी वाले बच्चे जान रहे होंगे भाई ये क्या चीज है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसी कोशिका है प्यारे बच्चे जिसमें बिलियन के किसी भी प्रकार के कण आर पार निकल पाते हैं, जिसे हम अपारगम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ढूंढते हैं अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, जिसे हम बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिमाग में बिठा कर रखिएगा क्योंकि आपके परासरण विसरण और परासरण दाब सभी में उपयोग आने वाली है, सभी में क्या होने वाली है, उपयोग में आने वाली है प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे परिभाषा क्या भाई, देखो वह झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, विलायक के कण आर पार निकल पाते हैं, विलेय के कण नहीं, विलेय के कण नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये लाइन हमेशा याद रख लेना, जब तक हम इस परासरण दाब को खत्म ना कर दें तब तक हमेशा याद रख लेना, कहीं पर अर्धपारगम झिल्ली लगी हो तो वहां पर विलायक के कण आर पार निकल पाएंगे, विलेय के कण नहीं प्यारे बच्चे, है ना। किसके कण, विलायक के कण आर पार निकल पाते हैं, विलेय के नहीं, क्योंकि विलायक के कणों का आकार छोटा होता है विलेय की अपेक्षा, अर्थात विलेय के कण छोटे होते हैं और विलायक के कण छोटे होते हैं और विलेय के कण बड़े होते हैं। यही कारण है कि विलायक के कण आर पार निकल पाते हैं किंतु विलेय के कण नहीं, तो उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। और इसके कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे किशमिश होता है, तो किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो फूल जाती है ना, वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चे, फूल जाती है। या फिर अंडे को अगर आप सांद्र NaCl के विलयन में डालते हैं तो पिचक जाता है, वो सब इसी के कारण होता है क्योंकि वहां पर लगा होता है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के साथ ही ये सारी चीजें होती है ना, ये आपको ध्यान। अच्छा इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कैसे कार्य करता है, यहां पर आपको दिखाते हैं हम, रुकिए 1 मिनट, ठीक है, यही है। क्या हो गया, देखिए इसको तो हम एक ऐसे समझा रहे हैं प्यारे बच्चे, अगर वीडियो के माध्यम से भी अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो यहां पर ये किशमिश है, ठीक ना, ये किशमिश आपको देखने को मिल रही होगी, और इस किशमिश को अगर हम पानी में डालते हैं तो कैसे कार्य करता है, कैसे फूलते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप देखते हुए चलिएगा, देखो किशमिश आपकी फूल रही है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो कण होते हैं विलायक के कण वो प्रवेश कर पा रहे हैं, ठीक है, ये उसकी लेयर होती है, ये एक प्रकार की जो झिल्ली बात हो रही ना वही झिल्ली है, ठीक ना। और यही झिल्ली जो होती है जिसके अंदर जल के कण प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात विलायक के कण क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो विलायक के अणु होते हैं, वही जाकर यहां पर प्रवेश कर जाते हैं और जिसी कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये अर्धपारगम झिल्ली का ही कार्य होता है, समझ गए। अभी बाकी इसका उपयोग हम करेंगे भाई कहां पर, अभी इसका उपयोग हम करेंगे परासरण दाब को समझने के लिए, बाकी हम वहां पर देख लेते हैं। क्या आपको यहां पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बादल अभिषेक सर के लिए लड़की ढूंढिए प्लीज, अच्छा ठीक है, अभिषेक सर से बोल दिया, अभिषेक सर मेरे सामने ही बैठे हैं और मेरी बात को समझ चुके होंगे, ठीक ना, कि अभिषेक सर के लिए आप लड़के ढूंढिए, बिल्कुल भाई ढूंढ देंगे। तो कौन कौन सी ऐसी झिल्लियां होती हैं भाई, ठीक ना। एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली का, तो जो बकरे का आमाशय है, ठीक ना,
बकरे का, ठीक ना, बकरे का जो आमाशय है प्यारे बच्चे वो अर्धपारगम झिल्ली की भांति कार्य करता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो अंडे की झिल्ली होती है, अंडे की झिल्ली, ठीक है, अंडे की झिल्ली भी भैया इसी अर्धपारगम झिल्ली पर कार्य करती है। इसी प्रकार से एक आता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि अर्धपारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। ठीक उसी प्रकार से एक और आता है प्यारे बच्चे कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। आमाशय शरीर में पाया जाता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आमाशय, बायोलॉजी वाले सर से पूछ लीजिएगा भाई आमाशय क्या है, तो पाचन तंत्र का एक क्या होता है, भाग होता है, ठीक ना, है ना, और जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे भोजन का पाचन होता है HCl अम्ल की सहायता, ठीक है ना, HCl अम्ल इसी में भी स्रावित होता है। सर ये केमिस्ट्री है, बिल्कुल भाई केमिस्ट्री ही है, ठीक ना। चलिए तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो क्या आप तीनों प्रकार की झिल्लियों का ज्ञान आप समझ चुके हैं? एक होता है पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली वह झिल्ली होता है जिसमें विलयन के सभी प्रकार के कण आर पार निकल सकते हैं, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक के कण हो। फिर उसके बाद बारी आती है प्यारे बच्चे अपारगम झिल्ली की। तो जो अपारगम झिल्ली होती है उसमें किसी भी प्रकार के कण आर पार निकल नहीं पाते हैं, चाहे वो विलेय हो या फिर विलायक। लेकिन अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही आर पार निकल पाते हैं, सैल्यूट के नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, विलायक के कण आर पार निकल पा रहे हो, विलेय के कण नहीं, तो उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। हमेशा ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये अभी आगे आपको काम आने वाला है। क्या क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा साइड प्लीज। चलिए क्लियर हो गया ना, तो हम आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चे क्या भाई, विसरण। विसरण होता क्या है? जैसे अगर हम एक कोने में अगरबत्ती को जला दें, है ना, अगरबत्ती को हम जला देते हैं प्यारे बच्चे, तो इससे निकलने वाला जो धुआं होता है ना, इससे निकलने वाला धुआं जो होता है वो चारों तरफ कमरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है। समझ रहे ना? ये जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती कमरे को जला देते, कमरे में जला देते हैं तो उस अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैल जाता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो क्रिया होती है विसरण के कारण ही होती है। या फिर अगर आप रंग लेते हैं और अगर आप रंग को किसी बाल्टी में डाल देते हैं तो जो रंग के कण होते हैं वो धीरे धीरे चल करके प्रत्येक भाग का सांद्रण समान कर देते हैं, अर्थात पूरे पात्र का जो विलयन होता है वो रंगीन हो जाता है, पूरा पात्र उसी रंग में रंग उठता है। समझ में आया ना? तो ये जो मोमबत्ती सॉरी अगरबत्ती का चारों तरफ का धुएं का फैलना, पूरे कमरे का महकना, ये विसरण के कारण ही होता है। या फिर जो रंग, थोड़ा सा बाल्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा रंग डाल दीजिए, और जब आप रंग डालते हैं तो उस रंग का प्रत्येक भाग का सांद्रण एक जैसा होता है, अर्थात पूरा का पूरा विलयन कलर हो जाता है। तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चे? वो विसरण के कारण होता है। अच्छा, विसरण को और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाएं तो ध्यान से समझिएगा विसरण होता क्या है प्यारे बच्चे। तो यहां पर हम आपके लिए दो पात्र रख रहे हैं, विसरण को दोस्त अच्छे तरीके से समझना। ये दो पात्र हैं, दोनों को हमने यहां पर संपर्क में रखा है। आप कहिएगा सर जुटा दीजिए, तो जुटाने का नहीं, बस ये समझना है कि दोनों संपर्क में हैं, ठीक है ना, दोनों संपर्क में हैं। एक है प्यारे बच्चे तनु विलयन, एक है तनु विलयन और दूसरा है प्यारे बच्चे सांद्र विलयन। एक है तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। यहां पर हमने भरा है तनु विलयन को और यहां पर हमने भरा है प्यारे बच्चों क्या, सांद्र विलयन को। चलो अच्छा कमेंट करो, ये दोनों की डिफिनेशन हमको बताओ। सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। लाइट का फैलना वो अलग बात है प्यारे बच्चे,
जल्दी से बताइए, तनु विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन। अगर हम आपसे पूछे कि सर तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलय कम होता है, तनु विलयन में विलय और विलायक की बात होगी, तनु विलयन में विलय और विलायक की बात होगी, तो ये जो प्यारे बच्चे विलय होता है इसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, आप ये जानते हैं। अगर यही सांद्र विलयन की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करें प्यारे बच्चे सांद्र विलयन की, एक होता है विलय और दूसरा होता है प्यारे बच्चों विलायक। तो यहां पर इस सांद्र विलयन में विलायक का मान कम और विलय का मान क्या होता है प्यारे बच्चे, ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये भी आप समझिए, ये भी आप समझिए, ठीक है, क्लियर। यहां पर अब तनु विलयन में विलय का मान कम, विलायक ज्यादा होता है, विलायक ज्यादा होता है, यहां पर विलय ज्यादा और विलायक कम होता है। तो प्यारे बच्चे विसरण की क्रिया होती कैसे है, विसरण होता क्या है ना, ज्यादा से कम की ओर चलना, ज्यादा से कम की ओर, ठीक है ना, ज्यादा से कम की ओर। तो होगा क्या प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, जब हम अलग अलग सांद्रता के दो विलयन को संपर्क में रखते हैं, जब हम दो विलयन अलग अलग सांद्रता के दो विलयन को संपर्क में रखते हैं, तो होता क्या है कि इधर का तनु विलयन है, इधर का तनु विलयन है, तो यहां पर ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है प्यारे बच्चे, तो ज्यादा विलायक है। तो विलायक के कण विसरण की क्रिया में इस विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं, क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहां पर विलय ज्यादा है, तो विलय की मात्रा जिधर ज्यादा है अर्थात विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर चलते हैं, और ये जो क्रिया होती है उसी को हम प्यारे बच्चे उसी को हम कहते हैं विसरण, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, विसरण कहते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको ये क्लियर हो चुका है। हमने आपसे कहा ये तनु विलयन है, सांद्र विलयन, इस विलयन की सांद्रता अलग है, इस विलयन की सांद्रता अलग है। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को संपर्क में रखते हैं, तो इधर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो इधर की ओर चलेगी और इधर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो इधर की ओर चलेगी। तो यहां पर है तनु विलयन और यहां पर तनु विलयन में विलायक का मान ज्यादा है, तो इस विसरण की क्रिया में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से सांद्र विलयन में विलय का मान ज्यादा है, तो इस सांद्र विलयन से विलय के कण किधर की ओर चलेंगे, तनु विलयन की ओर चलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या, विसरण की क्रिया। क्या आपको क्लियर हो गया भाई, क्या आपको क्लियर हो चुका है। डिफिनीशन लिखवाएं, डिफिनीशन लिखवाएं भाई, डिफिनीशन लिखवाएं। चलिए डिफिनीशन लिखते हैं प्यारे बच्चे, क्या लिखते हैं, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन को, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को एक साथ संपर्क में रखा जाता है, एक साथ संपर्क में रखा जाता है, तो विलय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, व विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं, सांद्र विलयन की ओर चलते हैं, तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विसरण कहते हैं। बताओ क्लियर है। जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन को एक दूसरे के साथ रखेंगे, संपर्क में रखेंगे, तो होता क्या है प्यारे बच्चे कि विलय के कण सांद्र से तनु विलयन की ओर, क्योंकि आप जानते हैं सांद्र विलयन में विलय के कणों का मान ज्यादा होता है, अर्थात विलय का मान ज्यादा होता है,
तो ज्यादा से कम की ओर चलेंगे। तो यहां पर सांद्र विलयन होगा तो विलेय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर चलेंगे, और साथ ही साथ तनु विलयन में विलायक के कण ज्यादा होते, विलायक के मान ज्यादा होते हैं, तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं। और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? विसरण कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे लिखना, सांद्र विलयन। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जब भी सांद्र विलयन होगा तो उसमें विलेय के कण सांद्र विलयन में विलेय के कण, यहां पे ऐसा लिखे, तो विलेय के कण होंगे वो किधर से चलेंगे? विलेय के कण सांद्र से तनु की ओर, और जो विलायक के कण होंगे, विलायक के कण जो चलते हैं प्यारे बच्चे, वो तनु से सांद्र की ओर। अभी क्लियर? हाँ हाँ, कम हिस्से से ज्यादा की ओर चलना। चैप्टर कब खत्म होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी बताइए, यहां तक आपको समझ में आ चुका है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, फिर हम आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें हम लोग। हाँ बताओ शिवानी कुमारी, कौन सा डाउट है प्यारे बच्चे? हाँ कुछ प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन पे अभी प्रॉब्लम है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप उसके लिए परेशान मत हो। अच्छा गर्मी है तो छुट्टी दे दें, गर्मी से छुट्टी पढ़ लेंगे, मतलब गर्मी पड़ेगी तो नहीं पढ़िएगा, ठंड इसी तरीके से ठंड जब शुरू हो जाएगी तो बोलिएगा सर ठंड पड़ रही है तो छुट्टी दे दीजिए, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है सचिन बाबा जी, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हमने विसरण को समझ लिया है, बारी आती है परासरण की। क्या आती है प्यारे बच्चे? परासरण की आती है। देखिए परासरण को समझते हैं। बहुत आसानी तरीके से इसको समझेंगे प्यारे बच्चे। सभी लोग को हेडिंग बना लो भाई, परासरण। ये दो पात्र को हमने संपर्क में रखा है, दो पात्र को हमने कहां रखा है? संपर्क में। यहां पर हम बोल रहे हैं सांद्र विलयन, नीचे है प्यारे बच्चे सांद्र विलयन, और ऊपर है तनु विलयन। तनु विलयन, और बीच में ये जो बनाए हैं ना प्यारे बच्चे, ये भाग, इसे हम बोलेंगे अर्ध पारगम झिल्ली, इसे हम बोलेंगे अर्ध पारगम झिल्ली। अब दोस्त आपका थोड़ा सा अगर सोचे होंगे तो तुरंत समझ में आ चुका होगा कि यहां पर है तनु विलयन, यहां पर है सांद्र विलयन, और बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली। और अर्धपारगम झिल्ली का सिर्फ एक ही कार्य है, अर्धपारगम झिल्ली का सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य क्या है कि विलायक के कणों को निकालना, और बाकी नहीं। सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही निकालेंगे और कोई कण बाहर निकालेंगे नहीं। ये तो है। इस अर्धपारगम झिल्ली को बीच में लगाने का कार्य क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण जाएंगे और किसी के कण आगे पीछे होने वाले नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या? होगा क्या प्यारे बच्चे? यहां पर जो तनु विलयन है, अभी हमने आपको चर्चा किए थे, अभी हमने आपके साथ चर्चा की, जब तनु विलयन होगा तो यहां पर भी विलायक होगा और यहां पर भी विलेय होगा। जहां पर विलेय जो होगा प्यारे बच्चे, ये ज्यादा होगा, यहां पर जो ये विलेय होगा ये क्या होगा? ये ज्यादा होगा, और यहां पर ये विलेय क्या होगा? कम होगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर सांद्र विलयन में विलेय और विलायक, तो यहां पर विलेय ज्यादा और यहां पर ये विलायक कम। तो आप सभी बताइए, आप सभी बताइए प्यारे बच्चों कि, है ना, आप सभी प्यारे बच्चे हमको बताइएगा कि विलायक के कण किधर से किधर की ओर चलेंगे?
विलायक के कण किधर से किधर की ओर चलेंगे? विलायक के कण ऊपर से नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। नाम बताइए आप सभी। ऊपर से नीचे की ओर। अरे भाई ऊपर से नीचे की ओर तो इस तरह बोलिए ना कि यहां पर है तनु विलयन, यहां पर है सांद्र विलयन। अपनी लैंग्वेज में आइए। ठीक है, तो यहां पर जो विलायक के कण चलेंगे वो तनु विलयन से किधर की ओर चलेंगे? सांद्र विलयन की ओर चलेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उस विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, ज्यादा से कम की ओर। तो यहां पर तनु विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलेंगे। अब काफी बच्चे ये कहेंगे कि सर क्या विलेय के कण नहीं जा सकते हैं? काफी बच्चे ये बोलेंगे कि सर क्या विलेय के कण नहीं जा सकते? तो ना मेरे भाई, क्योंकि बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली। क्योंकि बीच में क्या लगी है? अर्धपारगम झिल्ली। और अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ किसके कण आर पार जा सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे विलायक के कण ही जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो पहली डिफिनीशन तो यही बना सकते हो ना, पहली डिफिनीशन तो यही बना सकते हैं। यहां पर विलायक का मान ज्यादा है, यहां पर विलायक का मान कम है, तो विलायक ज्यादा से कम की ओर चलता है। तो डिफिनीशन यही होगी कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलना। यही तो बोलोगे ना भाई, जल्दी से बता दो। यहां पर विलायक का मान ज्यादा है, यहां पर विलायक का मान कम है, तो विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। पहली डिफिनीशन यही बना दो। विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, विलायक के कण का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या आपको क्लियर हो गया? पहली डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई है? पहली डिफिनीशन तो क्लियर हो चुकी है ना। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि विलायक के कण का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलना, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन आप लोग प्यारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि विलायक के कण का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलना, है ना। तो दूसरी डिफिनीशन या करके आप लिख सकते हैं विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलना, सांद्र विलयन की ओर चलना परासरण कहलाता। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो चुका हो तो दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट कर देना कि हाँ सर, यहां तक आपकी हर एक बात समझ में आ चुकी है। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक मात्रा से अधिक हो सके। बिल्कुल, क्या बताओ, एक बात समझ में आ गया भाई? अभी बता दो, क्लियर है? बताओ ईमानदारी के साथ। कभी भी दोस्त कभी भी कुछ भी पूछे तो ईमानदारी के साथ बताना। प्रतिभा कुमारी पूछ रहे हैं कि सर फिगर बनाना जरूरी है। हाँ, तो फिगर बनाना जरूरी है प्यारे बच्चे, फिगर बनाओ जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हुए चले। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, परासरण दाब पढ़ते हैं। भाई देखो, छुट्टी नहीं करना है, छुट्टी नहीं करना है। हम वीडियो में देख रहे हैं, तुम भी क्लास देख रहे हो, हम भी अपना क्लास देख रहे हैं, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर है। आप भी क्लास देख रहे हो, हम भी क्लास देख रहे हैं। चलो अब आओ,
हम आपको यहां पर समझाते हैं पराशर दाब क्या है। हम अब समझाएंगे प्यारे बच्चे पराशर दाब होता क्या है। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, फिर हम आपको ये लिखवाएंगे, फिर हम आपको ये समझाएंगे। इस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे तरीके से बाबू लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझना। क्या शुरू करें वीडियो को? पराशर दाब को हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने चल रहे हैं, तो क्या आपको शुरू करें इस वीडियो को? दिखाएं आपको ये वीडियो, यस या नो, जल्दी से। चलो देखो, पहली बात ध्यान से सुनना, पहले हम आपको समझाएंगे पराशरण। ध्यान सुनना प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे पराशरण, पराशरण के बाद हम आपको समझाएंगे कि पराशर दाब होता क्या है। ठीक है, चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये बीच में यहां पर जो लगा है यही है अर्धपारगम झिल्ली, है ना। इधर एक अलग विलयन रखा गया है, इधर एक अलग विलयन रखा गया है। क्या क्या रखा गया वो हम आपको समझाते हैं। चलिए वीडियो शुरू हो चुका है, ध्यान से समझिएगा भाई क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं। ये आपका एक विलयन है। पहले पराशर की क्रिया हम आपको समझा रहे हैं। पहले क्या समझा रहे हैं प्यारे बच्चे? पराशर की क्रिया। पराशर की क्रिया में एक किशमिश है और उस किशमिश को इसमें डाला गया है। उस किशमिश को हमने यहां पर डाला है प्यारे बच्चे, और किशमिश देख रहे हैं कि जब भी जल में डालते हैं तो वो फूल जाती है ना। उसका कारण यही है कि किशमिश के अंदर एक लेयर लगी होती है ना, जो कि पूरी तरीके से अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। और उसी झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण नहीं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि विलायक के कण आर पार जा रहे हैं, जिससे किशमिश क्या हो जा रही है प्यारे बच्चे? फूल जा रही है। ठीक है ना, किशमिश क्या हो जा रही है प्यारे बच्चे? फूल जा रही है। देख सकते हैं सॉल्वेंट के कण ही आर पार जा सकते हैं, देख लीजिए। सैल्यूट पार्टिकल्स उसी के अंदर है, लेकिन सॉल्वेंट उसके अंदर चले गए। अभी धीरे धीरे समझते रहिएगा। ये पूरा का पूरा जो क्रिया हो रही है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो रहा है प्यारे बच्चे, ये होती है पराशरण की क्रिया। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, ये क्या है प्यारे बच्चे? पराशरण की क्रिया। और आप देख सकते हैं जो किशमिश हम छोटी सी डाले थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? फूल चुकी है। अब हम प्यारे बच्चे हम आपको समझाएंगे भैया पराशर दाब होता कैसे। ध्यान से सुनना, यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पर आपके अलग विलयन भरा गया है, यहां पर एक अलग विलयन भरा गया है। बीच में यहां पर हम छोटी सी एक लगाए हैं अर्धपारगम झिल्ली। क्या लगाए हैं प्यारे दोस्त? अर्धपारगम झिल्ली। अब देखो होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखो ये है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, ये है पिस्टन। पूरा वीडियो प्रोसेस एक एक करके समझते रहिएगा। देखिएगा, देखो यहां पर अगर आप नोटिस करिए, और भाई रुक जाओ, यहां पर अगर आप नोटिस करिए तो यहां पर एक विलयन है नीले रंग वाला, यहां से आपको एक पीले रंग वाला, ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर एक क्या आ रहा है? पीले रंग का कड़ आ रहा है, यहां पर एक नीले रंग का कड़ आपको दिखाई पड़ रहा है। और नीले रंग का जो कड़ है प्यारे बच्चे, ये इधर की ओर चल रहा है, अर्थात दाएं से बाएं की ओर चल रहा है। देख सकते हैं इधर वाला पीला वाला कण इधर नहीं आ रहा है, लेकिन नीला वाला कण इधर जा रहा है, अर्थात इधर इसकी सांद्रता उच्च है, इधर इसकी सांद्रता निम्न है। अब थोड़ा सा नोटिस करना, यहां पर जब ये जल के कण, जो भी कण है, ये इधर की ओर चल रहा है, तो ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, और इसका कण धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। इतना तो समझ गए। तो ये जो क्रिया हो रही है प्यारे बच्चे, यही है पराशर की क्रिया। ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? पराशर की क्रिया। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, इसके ऊपर इधर से हमने एक प्रेशर लगाया। देखो हमने ये लगा दिया क्या? प्रेशर। तो जो कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं वो धीरे धीरे यहां पर रुकना क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। ये कण जो इधर की ओर जा रहे थे वो पूरी तरीके से रुकना बंद हो चुका है, अर्थात वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो आपने पूरे वीडियो में ये देखा कि कुछ कण इधर से इधर की ओर जा रहे थे, ठीक ना, कुछ कण इधर से इधर की ओर जा रहे थे, अर्थात दाएं से बाएं की ओर चल रहे हैं। जब इधर से कुछ प्रेशर लगा तो प्रेशर लगने के बाद इधर के जो कण इधर की ओर जा रहे थे वो पूरी तरीके से रुक गए, है ना, पूरी तरीके से रुक गए। तो इधर जितना दाब लगा, जितना प्रेशर लगा, उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? पराशर दाब। उसी को हम क्या बोलते हैं? पराशर दाब। क्या आपने वीडियो के माध्यम से कुछ सारी चीजें सीखी? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों ने सीखा? समझ में आया? अभी आपको समझ में आया? क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख सकते हैं पूरा वीडियो, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से आप देख सकते हैं। यहां से देखो ये अलग एक विलयन है जिसमें पीले पीले कण आपको आ रहे होंगे, इधर आपका एक नीला नीला कण आ रहा होगा, ठीक ना। ये समझ जाइएगा यहां पर सिर्फ जल भरा है और यहां पर विलयन भरा, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक ना।
अब ध्यान समझिए, इधर से नीला वाला कण जा रहा है, बीच में लगी है अर्धपारगम झिल्ली, और नीला कण जा रहा है, इधर से पीला वाला कण नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो नीचे धीरे स्तर कम हुआ, इसका धीरे धीरे स्तर बढ़ गया ना। अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, अब हम इधर एक प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। इधर हम एक क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिससे नीला वाला कण इधर की ओर जा रहा था वो रुक गया, देखिएगा अभी धीरे धीरे, देखिए प्रेशर लगाए ना, तो इधर जो विलायक के कण थे आर पार निकल जा रहे थे वो धीरे धीरे रुक गए, ये देखिए रुक गया ना। अब जब रुक गया तो जितना दाब हम उधर से लगाए हैं तो उसी को प्यारे बच्चे हमने क्या बोला, परासरण दाब। परासरण की क्रिया जब चल रही थी उसको हमने रोकने का कार्य किया, और जब ये रोक दिए तो उसी को प्यारे बच्चे हम बोल दिए हैं परासरण दाब, है ना। क्या आपको क्लियर हो चुका है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि हाँ सर यहां तक आपकी बातें समझ आ चुकी हैं। तो वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा। अगर हम आपसे बोले कि भैया परासरण दाब किसे कहते हैं, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसी को हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्त, हाँ सर अगर नीला वाले, नहीं प्यारे बच्चे, जिधर से सांद्रता की ओर प्रवाह होता है उधर ही ओर दाब लगाना है। अगर उसके जस्ट अपोजिट साइड दाब लगाते हैं तो उसे हम परासरण दाब ना कह करके उसे हम प्रतिलोम परासरण दाब कहेंगे, जो कि हम अगले वाली क्लास में देखेंगे दोस्त, ठीक है। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परासरण दाब किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा है क्या भाई, कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता। सिंपल सी परिभाषा है कि नहीं, परासरण दाब कहलाता। वह दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर देता है प्यारे बच्चे, रोक देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है। अर्धपारगम झिल्ली से परासरण दाब को निकालना है प्यारे बच्चे, अपने से लिख लेंगे, बिल्कुल भाई अपने से लिख लेंगे, ठीक है अंशुल, कोई बात नहीं, अपने से लिख लेंगे प्यारे बच्चे। ये होता है परासरण दाब प्यारे बच्चे। या फिर दूसरी डिफिनीशन क्या होगी, कि दूसरी डिफिनीशन अगर आपको लिखना पड़ेगा तो वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है, जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी लिखना है प्यारे बच्चे। इसे पाई या फिर पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे पाई या पी से क्या करते हैं प्यारे बच्चे, प्रदर्शित करते हैं। सर हिंदी का क्लास है, हिंदी का क्लास प्यारे बच्चे आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी एप्लीकेशन में बहुत सारा समस्याएं हैं और सर उसी को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त है ना। तो आज हिंदी का क्लास नहीं होगा प्यारे बच्चे, तो इसी को कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे भी पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया ना। हिंदी की क्लास प्यारे बच्चे आज नहीं हो पाएगी क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उसको सॉल्व भी किया जा रहा है और सर थोड़ा सा ज्यादा बिजी व्यस्त है किसी काम को लेकर, ठीक है। तो आज हिंदी का क्लास नहीं होगा, इसको कवर करते हैं, समझ गए ना। हाँ पवन कुमार पूरा का पूरा नोटिस लाकर चिपका दिए हैं, ठीक है, इसको कवर करते हैं, ठीक है ना। वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता हो, या फिर प्यारे बच्चे वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता, उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। इसे पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। फिर इतना आता है, आइए इसका फार्मूला निकालते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चे, परासरण दाब का परिकलन, इसको लगाएंगे। हिंदी का क्लास आज नहीं होगा प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा देखेंगे प्यारे बच्चे, परासरण दाब का परिकलन कैसे किया जाएगा, परासरण दाब निकालने का फार्मूला क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं, बस ये परिकलन करके आपको सिखा देते हैं भाई। माना किसी विलेन की सांद्रता, माना
किसी बिलियन की सांद्रता C, ताप कैपिटल T व परासरण दाब पाई हो तो, ठीक है। माना किसी बिलियन की सांद्रता C, ताप T और परासरण दाब पाई हो तो क्या होगा प्यारे बच्चे। तो यहां पर ये पाई समानुपाती होगा C सांद्रता के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो पाई होगा परासरण दाब वो समानुपाती होगा T के, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। माना किसी बिलियन की सांद्रता C, ताप कैपिटल T और परासरण दाब पाई हो तो ये पाई समानुपाती C के होगा और पाई समानुपाती T के होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड होगा तो प्यारे बच्चे क्या होगा, पाई समानुपाती होगा C इंटू प्यारे बच्चे T। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो यहां पर स्थिरांक आएगा R, यहां पर स्थिरांक क्या लाएंगे हमने R, C इंटू T। एक फार्मूला निकल कर आएगा प्यारे बच्चे, पाई बराबर CRT। हो सकता है बुक में R के स्थान पर S दिया हो, R के स्थान पर क्या हो प्यारे बच्चे, S दिया हो, तो उससे परेशान नहीं होना, S और R दोनों की वैल्यू एक ही होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहां पर हमने R लिखा है, हो सकता है बुक में S दिया हो, या फिर हमने वहां पर R लिखा हो, हमने S, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर S चाहे लिखो चाहे R लिखो, दोनों बात एक ही है प्यारे बच्चे। तो यहां पर पाई बराबर CRT, ठीक है। चलिए, चूंकि प्यारे बच्चे C बराबर होता है N/V, सांद्रता बराबर क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित मोल की संख्या, तो C बराबर C सांद्रता है और C बराबर होता है N/V। N क्या है, मोल, और V क्या है, आयतन। सांद्रता क्या होती है, किसी आयतन में उपस्थित मोल की संख्या को क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो C बराबर N/V है, तो जहां पर C है वहां पर हम लिख सकते हैं N/V। तो पाई बराबर एक फार्मूला नया बनकर आएगा, N इंटू R इंटू प्यारे बच्चे T अपॉन प्यारे बच्चे V, एक फार्मूला ये हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मोल होता है N बराबर, वह होता है भार अपॉन प्यारे बच्चे अणुभार, है ना। N बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो प्यारे बच्चे जहां पर N है वहां पर ये वैल्यू रख देंगे। तो पाई बराबर स्मॉल w इंटू R इंटू T पूरे का अपॉन प्यारे बच्चे m इंटू, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आता है। हिंदी का क्लास चालू है, नहीं भाई हिंदी का क्लास ऐसे कैसे चालू हो जाएगा जी, बस जहां होयर क्या क्या मान दिए गए इसी को लिख देते। पाई बराबर क्या है प्यारे बच्चे, परासरण दाब, कल इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, यहां पर थोड़ा थोड़ा इसको नोट कर ले। पाई बराबर परासरण दाब, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। एक इसी प्रकार से T क्या है, तो T है ताप, R क्या है, तो R है स्थिरांक प्यारे बच्चे, है ना। V क्या है, V है प्यारे बच्चे आयतन, V क्या है, आयतन है, ठीक है। यहां तक ये प्यारे बच्चे परासरण दाब हो गया। परासरण दाब का परिकलन कैसे करेंगे उसके लिए फार्मूला हो गया। यहां तक आपको क्या सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आप सभी बताइए, क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। शिवानी कुमारी क्लास कब खत्म, मतलब केमिस्ट्री कब खत्म होगा, सितंबर लास्ट तक खत्म कर, परेशान धीरे धीरे पढ़ाना, इसका मतलब ये नहीं कि वही दिन चलता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसको कवर भी जल्दी से करें, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, हमारा खत्म करने का जिम्मेदारी है, सितंबर लास्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो चुका है सभी प्यारे बच्चों को, परासरण दाब खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल, और एक टॉपिक और बचा असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसको पढ़ा करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चैप्टर जैसे खत्म होगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। दोस्त आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करिएगा, और सभी प्यारे बच्चे प्यार और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। और ये आपको उम्मीद हमने शुरुआत में ही दिलाई है कि जो केमिस्ट्री है वो हिंदी से आसान है, तो आप लोग ये भी जरूर बताया करिए कि हाँ सर जो केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं वो आसान है, अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है। सभी विषयों से उम्मीद हम यही करेंगे प्यारे बच्चे कि हर एक विषय से आपको ये केमिस्ट्री आसान लगेगा, जो आपको कठिन सबसे ज्यादा केमिस्ट्री लगता है। हमने अपनी पूरी तरीके से पूरी कोशिश की है कि केमिस्ट्री को आसान बनाए और आसान तरीके से चलते हैं। तो आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। दोस्त मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।